कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात की 11:50 की ट्रेन थी दिल्ली के सराय रोहिल्ला से बीकानेर के लिए, जिसमें मैं हमेशा सफ़र करती थी। सुबह 7-8 बजे वो पहुंचा देती थी, पर आज बात अलग थी। मुझे अचानक बीकानेर जाना पड़ा था और तत्काल में टिकट भी नहीं हुआ। ट्रैवल एजेंट ने सुझाव दिया, अगर अर्जेंट है तो आप अपनी दूसरी ट्रेन ले लो, 10:45 निकलती है। घूम कर जाने की वजह से बीकानेर दोपहर 1 से 1:30 के बीच पहुंचती है। मैंने हाँ किया और रात को सराय रोहिल्ला पहुंच गई। स्टेशन काफ़ी खाली था, ट्रेन लगी हुई थी। सेकेंड एसी कोच देखकर मैं अपनी सीट पर बैठ गई। पूरा कूपा खाली था। ट्रेन छूटने का टाइम हो चुका था, पर कोई नहीं आया और ट्रेन चल पड़ी। मुझे लगा ज़रूर दिल्ली कैंट से लोग आएंगे, पर फिर भी कोई नहीं आया। अकेली ही थी। तभी अर्दली आया, मुझे देखकर बोला, अरे आप अकेले हो? मुझे लगा कोई नहीं है। मैंने कहा, क्या हमेशा ट्रेन ऐसे ही खाली रहती है? उसने कहा, ज़्यादातर। अब मुझे डर लगने लगा था। पूरे कूपे में मैं अकेली थी। तभी टिकट चेकर आ गया। वो बड़ी उम्र का शख्स था। उसने मुझे दिलासा दिया, बेटी डर मत, 2 बजे के करीब संगरूर में से पैसेंजर आएंगे, तब तक मैं बार बार चक्कर लगा कर जाऊंगा। और ये राम सिंह है ना, राम सिंह भी बड़ी उम्र का दुबला सा आदमी था। वो कहने लगा, बेटी मैं भी यही हूँ। उन लोगों के बेटी कहने से थोड़ा ढांढस बंधा। मेरे दिमाग में ट्रेन में होने वाले सारे क्राइम घूम गए थे। गनीमत थी कूपा 3rd एसी और स्लीपर क्लास के बीच में था। एक बार मेरा मन हुआ कह दूं 3rd एसी में शिफ्ट कर दो, पर टिकट चेकर जा चुका था। मैं आराम से बैठी थी। पूरे कूपे के पर्दे खींचे हुए थे। खाली बैठे बैठे दिमाग में क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया के सारे एपिसोड घूम गए थे। मैं ज़्यादातर अकेले ही ट्रैवल करती थी, पर आज बात कुछ और ही थी। बीच बीच में राम सिंह 2 बार मुझे देख गए थे। 12 बजे के करीब राम सिंह कंबल लेकर आ गए। बोला, बेटी रात की ठंड लगेगी। मेरा डर मिटाने के लिए वो हंसते हुए बोला, ये ट्रेन बिहार या उत्तर प्रदेश नहीं जा रही, तुम डरो मत। आधे घंटे बाद ट्रेन रुकी। कोई स्टेशन था, शायद जिंद। कोई 10 मिनट रुकी होगी ट्रेन। अभी गाड़ी प्लेटफॉर्म से सरकना शुरू ही किया था, तभी दरवाज़ा खुला और एक सुंदर सा सुदर्शन सा लंबा लड़का कूपे में आया। शायद उसने भागते हुए गाड़ी पकड़ी थी, क्योंकि वो हाँफ रहा था और उसके माथे पर पसीना भी आ गया था। मैं उसे बहुत गौर से देख रही थी और घूर भी रही थी। तभी उसकी आंखें मेरी आंखों से टकराई। मैं सकपका गई। वो आकर मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गया। मुझे लगा चोर तो नहीं है। अलर्ट होकर बैठ गई थी मैं वहाँ। थोड़ी देर बाद अपना गला साफ करते हुए वो लड़का बोला, क्या आप इस कूपे में अकेली हैं? मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता? वो बोला, अभी प्लेटफॉर्म से गार्ड से टिकट लेकर आया हूँ, वही बता रहा था। पूरा सेकंड एसी खाली है। मैंने हिम्मत दिखाते हुए कहा, संगरूर से पैसेंजर बहुत हैं। उस लड़के के पास सिर्फ एक बैग था। उसे लापरवाही से ऊपर की सीट पर पटक वो टांगे फैलाते हुए मेरे सामने वाली सीट पर पसर गया। मेरे पास ऐसा कोई कीमती सामान नहीं था। लैपटॉप और फोन ही था। कैश ज्यादा लेकर मैं चलती नहीं हूँ। मेरी कल्पना उड़ान भरने लगी थी। अगर ये चोर है तो कितने का नुकसान होगा? डेबिट कार्ड अगर गया तो अकाउंट में 40-50 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। लैपटॉप और फ़ोन ऑफिस का है। ज्वेलरी कोई मैं पहनती नहीं। तभी अंतर्मन ने टोका, अरे मूर्ख, तेरी जान और इज्जत इन सबसे मूल्यवान है ना। हाय रे भौतिकवादी मन, उस तरफ तो ध्यान गया ही नहीं। मन ही मन बचपन में सीखे हुए कराटे लेसन दोहराने लगी। तभी मेरी कल्पना के घोड़ों को लगाम लगाते हुए वो लड़का बोला, आप बीकानेर तक जा रहे हो? मैं चुप रही। मेरी स्थिति को समझते हुए वो बोला, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं दूसरी सीट पर चला जाता हूँ। आपके ऊपर वाली सीट मेरी है, इसलिए यहाँ आकर बैठा। फिर वो उठा और सामने वाली पैसेज सीट पर जाकर बैठ गया। मैंने पूरा पर्दा खोल रखा था। वो फिर बोला, पहली बार इतने खाली कूपे में सफ़र कर रहा हूँ, आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी। आप अकेली बैठी हैं। मैंने कहा, राम सिंह, हर 20 मिनट में चक्कर लगा जाता है, डरना क्या? वैसे भी मुझे नींद नहीं आती, और पुलिस वालों को क्या डर? मैं झूठ बोल गई ताकि उसे लगे मैं पुलिस में हूँ। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, अच्छा मैं डॉक्टर रजत टॉक्स 3rd ईयर मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। बीकानेर जा रहा हूँ, मेरा कॉलेज वहीं है। मैंने कहा, हाँ मालूम है, मैं रिया शर्मा, ACP, और कोई रैंक याद नहीं आई जल्दबाजी में। वो हंसा और बोला, ओके। थोड़ी देर तक वो और मैं चुपचाप बैठे रहे।
पता नहीं खिड़की से क्या देखने की कोशिश कर रहा था और मैं लगातार उसे, मुझे लग रहा था अगर कोई हथियार है तो उसने कहाँ छुपाया होगा। इसका बैग मेरे सामने ही पड़ा है और इसके कपड़ों में छुपाने की गुंजाइश लगती नहीं है। वो पलटा और बोला, बुरा मत मानिएगा अगर आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आप पुलिस वाली हैं। मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोला, इतनी कम उम्र में एसीपी। अब अपने झूठ पर मुझे खुद हंसी आ गई। वो एक डॉक्टर है ये सुनकर मैं थोड़ी सहज भी हो गई थी। मैंने फिर भी ठिठाई दिखाते हुए कहा, मैं ऐसा ही हूँ। वो फिर हंसा और बोला, इतनी सुंदर पुलिस वाली हो तो लोग खुद आएंगे चलकर, गिरफ्तार कर लो मैडम प्लीज। मैंने मन में सोचा, अच्छा बच्चू अकेली समझकर लाइन मारा है। मैं एकदम गंभीर आवाज में बोली, ऐसे मजाक मुझे पसंद नहीं, अपनी हद में रहो या बुलाऊं रेलवे पुलिस को। वो कान पकड़ने का उपक्रम करते हुए ठेठ हरियाणवी में बोला, मैडम सॉरी। उसकी बात का लहजा कुछ इस तरह का था कि मैं हंसी रोक नहीं पाई और ना चाहते हुए भी मैं हंस पड़ी। रजत मुस्कुराते हुए बोला, आप क्यों झूठ बोल रही हैं? डरे मत, मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ। मैंने कहा, अकेले सफ़र करो तो एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है। वो बोला, हाँ वो तो एकदम ठीक बात है। फिर वो मुझसे बोला, वैसे झूठ बोलने के अलावा आप करती क्या हैं? मैं एक नामी पैकेट फूड कंपनी में काम करती हूँ। बीकानेर में हमारी प्रोडक्शन यूनिट है। क्वालिटी कंट्रोल में जब भी कोई इशू होता है तो मुझे आना पड़ता है। बेसिकली आई एम फूड इंजीनियर। वाओ इम्प्रेसिव। वो हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला। मैंने भी हैंडशेक कर लिया। उसके बाद बेहद ठंडे थे उसके हाथ। मैंने कहा, एसी खाली कंपार्टमेंट में बड़ा अच्छा चल रहा है। वो हंसा और बोला, अच्छा है ना, पैसा वसूल। वो बात करते करते मेरी सामने वाली सीट पर बैठ गया। मैं थोड़ी सहज हो चली थी। अभी भी मेरी नज़र उसकी हरकतों पर थी। फिर वो सीट पर अधलेटा सा होते हुए बोला, वैसे मैं यहीं जिंद का हूँ, मम्मी पापा का इकलौता बेटा। शुरू से पढ़ने में तेज़ था इसलिए मेडिकल लाइन में चला गया। वैसे हमारी बहुत सी ज़मीन है, हमारा कुनबा खेती ही करता आया है। सदियों से अचानक कहते कहते उसकी आंखों से चमक गायब हो गई और बहुत गहरी उदासी छा गई, जैसे वो कुछ सोचते सोचते कहीं खो गया हो। मैंने उसे टोकते हुए कहा, इस टाइम तुम घर क्यों आए थे? कोई छुट्टियाँ, कोई वीकेंड भी नहीं है? गहरी सोच में डूबे डूबे बोला, कुछ नहीं, ज़मीन का कोई मसला था। पापा अकेले कैसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते। फिर वो हल्का सा उठा और आगे की ओर झुकते हुए बोला, मेरे चाचा की नीयत खराब हो गई है, वो हमारे हिस्से की ज़मीन भी हड़पना चाहते हैं। ओह के अलावा मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। वो मुझे देखते हुए बोला, मैडम ये ज़मीन किसान के पसीने से ही नहीं, खून से भी सींची जाती है। मैंने सहमति में सिर हिला दिया। मैंने कहा, बनने वाले तुम डॉक्टर हो पर अंदर से किसान भी बैठा हुआ है। वो बोला, अरे वाह, आपने सही पहचाना। इस बात पर हाई फाई करते उसने हाथ उठा दिया, पर मेरी तरफ से रिस्पॉन्स ना मिलता देख झेंपते हुए उसने हाथ नीचे कर लिया। इतने में राम सिंह हाथ में चाय का प्याला लेते हुए आ गया। रजत को आश्चर्य से देखते हुए वो बोला कि बेटी, मुझे लगा तुम्हें चाय चाहिए होगी तो मैं ले आया। इसमें पेंट्री तो है नहीं? नहीं, वो बोला, स्टाफ के लिए सब इंतज़ाम है। बाबा मैं तो चाय पीती नहीं, आप इन साहब से पूछ लीजिए। रजत जल्दी से बोला, जी हम भी चाय पीते नहीं हैं। राम सिंह मायूस सा वापस लौट गया। रजत बोला, अच्छा हुआ आपने चाय नहीं ली। मैंने कहा, हाँ किसी पर विश्वास करने लायक ज़माना भी नहीं है। अचानक उसके चेहरे पर एक रंग आया और चला गया। हम दोनों अपनी अपनी सीट पर चुपचाप लेट गए। मेरी कल्पना फिर से उड़ान भरने लगी। अगर फिल्मों की तरह गुंडे आ जाएं तो क्या रजत मुझे हीरो की तरह बचाएगा और फिर मुझे इससे प्यार हो जाएगा? मैंने कनखियों से उसे देखा। हीरो नहीं तो हीरो से कम भी नहीं था। दिल में हल्की से गुदगुदी हुई। मुझे हंसी आई और कहाँ की बात कहाँ जोड़ती हूँ मैं भी। मैंने देखा रजत तो आंखें बंद करके पता नहीं कौन सी दुनिया में था। वो बिल्कुल शांत लेटा हुआ था, पर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। एक तो अकेली ट्रेन का डर, ऊपर से नया नया ख्याल। अपनी गति से ट्रेन चल रही थी। कुछ स्टेशन आए और चले गए। मुझे बार बार झपकी आ जाती, पर मैं अलर्ट रहने की नाकामयाब कोशिश करती रही और फिर एक लंबी झपकी और ट्रेन एक झटके से रुकी। मैंने आंखें खोली, साइड में देखा रजत नहीं था। उसका बैग अभी भी ऊपर की सीट पर था। मैं उठकर बैठी, मोबाइल पर टाइम देखा तो 2:30 बज रहे थे शायद। संगरूर था। पलक झपकते ही शोर के साथ 3 आदमी और 2 औरतें कूपे में चढ़ आए। उनके पास काफी सामान था।
औरतें तो एक नज़र मुझे देखते हुए आगे निकल गई, पर आदमी मुझे आराम से घूरते हुए चल रहे थे। पहनावे से देसी थे वो लोग, बात हरियाणवी में कर रहे थे, मिक्स पंजाबी भी बोल रहे थे। मैंने उठकर पर्दे खींच दिए। गाड़ी मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं रुकी और चल पड़ी। मैंने सोचा ये बंदा शायद वॉशरूम गया होगा, पर काफ़ी देर निकल जाने के बाद रजत का कुछ पता नहीं था। मुझे थोड़ी चिंता होने लगी। उन लोगों के आ जाने से मेरा डर और बढ़ गया था। वो लोग तेज तेज आवाज़ में बातें कर रहे थे और हर बात पर गाली। तभी पर्दा सरका और टिकट चेकर अंकल आए। बोले, बेटी तुम क्यों जाग रही हो, सो जाओ, अब तक पूरी फैमिली है कूपे में। मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे नींद नहीं आ रही। टिकट चेकर आगे निकल गए। मैं मोबाइल में गेम खेलने लगी। तभी उन 3 आदमियों में से एक आदमी जो रजत की ही उम्र का था दरवाजे की तरफ खड़ा होकर मुझे घूरने लगा। वो सिगरेट पीते हुए मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। मेरी सीट पहली थी, बिल्कुल दरवाजे के साथ। मैंने उसे घूर कर देखा तो वो बाहर निकल गया। मैं जल्दी से आकर अपनी सीट पर बैठ गई। अजीब वाहियात लोग हैं, और ऊपर से ये रजत कहाँ गया। अचानक कूपे की लाइट्स बंद हो गई। मैंने जल्दी से सीट लैंप जला लिया। तभी पर्दा हिला, मैं अलर्ट हो गई। देखा तो रजत था। मैंने चैन की सांस ली। अरे आप कहाँ गायब हो गए थे? वो बोला कुछ नहीं और आकर मेरे पास बैठ गया। अचानक मुझे हल्की ठंड का एहसास हुआ। वो मेरी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, रिया क्या मेरा एक काम कर दोगी? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो बोला, ये बैग बीकानेर पहुंचा दोगी? मैंने कहा क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? वो हल्का सा मुस्कुराया, बोला, मैं तो जा चुका हूँ, बस कुछ हिसाब पूरे करने हैं। मैंने कहा हेलो, ज़्यादा ड्रामा मत करो, मैं डर नहीं रही हूँ। वो कुछ नहीं बोला। फिर वो खड़ा हुआ और बोला, यहाँ से बाहर मत निकलना। मैं कुछ बोलूँ या समझूँ उससे पहले वो पर्दा उठाकर बाहर निकल गया। मैं भी सोच ही रही थी कि ये क्या हो रहा है। तभी कोई औरत बहुत ज़ोर से चीखी और कोई बड़ी तेज़ी से भागा। मैं सन्न सी रही। मेरी हिम्मत नहीं हुई पर्दा हटाकर देख लूं। तभी अधेड़ आदमी की आवाज़ आई, माफ़ कर दे भाई, माफ़ कर दे। फिर उसकी आवाज़ गले में ही दब गई। आवाज़ के साथ वो शांत हो गया। मैंने हल्का सा पर्दा हटाकर बाहर देखने की हिम्मत की। कुछ भी नहीं थी। नीचे फर्श पर वो अधेड़ आदमी पड़ा था। उसका चेहरा डर से नीला पड़ा हुआ था, आंखें फटी हुई थी। मैं डर कर पीछे हटी और रजत मेरे एकदम पीछे खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में संतोष झलक रहा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, शायद फिर कभी मुलाकात ना हो, मेरा अधूरा काम कर देना। और फिर वो हवा में गायब हो गया। मेरा सिर चकराने लगा था और मैं होश खोने लगी थी। मेरी आंखें खुली तो मैं स्ट्रेचर पर थी। सामने एक नर्स और डॉक्टर खड़े थे। मेरी आंखें खुलती देख वो मेरे पास आ गए। मैडम क्या आप ठीक हैं? आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं उठना चाह रही थी। नर्स ने मेरी मदद की, मुझे कल रात की हर बात याद दिलाई, पर हुआ क्या था ये पता नहीं था। तभी वो 2-3 पुलिस वाले आए। मैडम आप ट्रेन के कूपे में बेहोश मिली थी, 3 और लोग थे। उनकी बात अनसुनी करते हुए मैंने पूछा तो जवाब आया कि मैं श्री गंगानगर में हूँ। मैंने कहा पहले मेरा बैग ला कर दीजिए, मैं अपने घर पर फ़ोन करना चाहती हूँ। तभी डॉक्टर बोल पड़ा, आप इन्हें थोड़ी देर नॉर्मल होने दें, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, बीकानेर ऑफिस में आपके इन्फॉर्म कर दिया है। मैं थोड़ा आराम करके और कुछ खाकर काफ़ी फ्रेश फील कर रही थी। मेरी मदद के लिए मेरे ऑफिस से वकील चल पड़े थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं पुलिस वालों को क्या बताऊँ। सारी इंक्वायरी होने के बाद वो बीकानेर चली आई। कार में से जब सामान उतारा तो उसमें रजत का बैग भी था। मुझे उसकी बात याद आ गई, मेरा अधूरा काम पूरा कर देना। मैं उसी वक्त मेडिकल कॉलेज के लिए निकल पड़ी। मैंने बैग खोला तो उसमें कुछ बुक्स और पेपर थे। मैं सीधा कॉलेज ऑफिस में पहुंची और रजत टॉक्स के बारे में पूछा। वहाँ से जवाब मिला 3 हफ्तों पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है। मैंने रिक्वेस्ट की कि क्या मैं उसके रूममेट से मिल सकती हूँ। थोड़ी देर में एक दुबला सा लड़का मेरे सामने आया। मेरे हाथ में बैग देखते ही वो उसकी ओर लपका, ये तो रजत का बैग है। मैंने बैग उसकी ओर बढ़ा दिया। वो बैग खोलते हुए रो पड़ा। रजत ने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे बुक्स ला कर देगा। उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया। रजत एक खुश मिजाज लड़का था, पढ़ने में तेज था, सबकी मदद करने वाला था। उसके चाचा और उसके बेटों की बुरी नज़र उसकी ज़मीन जायदाद पर थी और एक दिन मौका मिलते ही उन्होंने बहाने से रजत को बुलवाया और उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। घर में आग लगा दी ताकि
सब जल जाए, ऐसा भयानक अंत। उफ, मैं सुनकर कांप उठी। बाहर निकलते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लगा जैसे टेरेस से कोई हाथ हिला रहा है। हाँ, वो रजत ही था। अगले दिन के अखबार में ये खबर आई कि एक ही परिवार के लोगों ने ट्रेन में कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात की 11:50 की ट्रेन थी दिल्ली के सराय रोहिल्ला से बीकानेर के लिए, जिसमें मैं हमेशा सफ़र करती थी। सुबह 7-8 बजे वो पहुंचा देती थी। पर आज बात अलग थी। मुझे अचानक बीकानेर जाना पड़ा था और तत्काल में टिकट भी नहीं हुआ। ट्रैवल एजेंट ने सुझाव दिया, अगर अर्जेंट है तो आप अपनी दूसरी ट्रेन ले लो, 10:45 निकलती है। घूम कर जाने की वजह से बीकानेर दोपहर 1 से 1:30 के बीच पहुंचती। मैंने हाँ किया और रात को सराय रोहिल्ला पहुंच गई। स्टेशन काफ़ी खाली था।